नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करंट अफेयर्स की होगी, सितंबर मंथ के तीसरे भाग की होगी। जी हां, सितंबर मंथ का तीसरा भाग लेके मैं प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये स्लाइड। तो देखेंगे आज का सुविचार है कोशिश कर हल निकलेगा। जी हां, प्रयास करना है, उससे आपको हल मिलना है। तो कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा साध निशाना साध, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। वो हर कार्य होगा जो आपने सोचा है, बस एक सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। कोशिश करते रहना है। बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहां संपन्न होगा? भारत सरकार भारत और नेपाल के बीच होने वाले सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहां पे होगा? उसके बाद ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, काठमांडू, पोखरा। इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहां? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा आपका संपन्न हुआ है आपका क्या? 15वां संस्करण किसका? युद्धाभ्यास का, जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास है जो भारत और नेपाल के बीच संपन्न होता है। बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, है ना। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा आयातक। बात करें अगर आयातक की, तो आपको याद आना चाहिए, अभी हमने कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा था, भारतीय आयात निर्यात बैंक का अध्यक्ष बनाया गया सुमन शर्मा को। मत भूलिएगा, चीजों को कनेक्ट करते रहिएगा। करंट अफेयर का यही फलसफा है दोस्तों। करंट अफेयर्स में आप चीजों को जितने करंट के साथ जितनी चीजें कनेक्ट करते जाओगे, उतनी चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो आयातक निर्यातक बैंक के अध्यक्ष बनाएंगे सुमन शर्मा जी। और बढ़ते हैं ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, है ना। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक सबसे बड़ा आयातक, तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? अगर बात करें वर्तमान की, अगर बात करें दोस्तों वर्तमान की, तो पहले स्थान पे आता है आपका यूएसए। क्या आता है? पहले स्थान पे आता है आपका यूएसए, दूसरे स्थान पे आता है आपका चीन, तीसरे स्थान पे आता है आपका जर्मनी। तो ये तो शुरू के 3 स्थान हो गए। अपना भारत आता है 8वें स्थान पे, और इसी को लाना है तीसरे स्थान पे, और इसको करने में समय लग जाएगा 2050 तक का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2050 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, मनिका शिवकंद को किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षण, जी नहीं, जल संरक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसका? जल संरक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शंस कहता है राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान गलत हो जाएगा, उत्तराखंड गलत हो जाएगा, और नीचे उत्तर प्रदेश भी गलत हो जाएगा। सही जवाब होगा हरियाणा। क्या होगा? सही जवाब होगा हरियाणा। आपके मनोहर लाल खट्टर, जी हां, मनोहर लाल खट्टर साहब कौन है? ये हैं आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, और इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। क्या किया? नियुक्ति पत्र दिया है किसे? मनिका शिवकंद को जल संरक्षण अभियानों के लिए ब्रांड एम्बेसडर का चेहरा बनाया गया है। हरियाणा में जितनी भी योजनाएं जल संरक्षण को लेकर चलेंगी, उसका चेहरा होंगी मनिका शिवकंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा की बात आती है, ग्रेन
एटीएम याद रखना, भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा में ही स्थित है। हरियाणा में ही स्थित है आपका आईएसए का हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में ही स्थित है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में बाबू 16वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पुष्पेंद्र सिंह धामी, बसवराज बोम्मई, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र पटेल। क्वेश्चन पूछा है पंजाब का, आंसर होगा चन्नी जी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बनाए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद। पुष्पेंद्र सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बनाए गए येदियुरप्पा जी के इस्तीफे के बाद। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए सीएम बनाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, गुजरात के नए सीएम हैं। बात अगर असम की करने चाहोगे तो असम के नए सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये चीजें याद रखना, भूलना मत। 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीधे पकड़ के आते हैं, आप टिक लगा के 1 नंबर कैप्चर कर लेते हो और वो 1 नंबर पहुंचाता है उस कुर्सी की तरफ जिसकी चाहत आपको बहुत दिनों से बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फसाई द्वारा, है ना, फसाई द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ध्यान देना यहाँ बात ध्यान देना और बहुत ध्यान से ध्यान देना, यहाँ पे बात ध्यान देना और बहुत ध्यान से ध्यान देना। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-20 इसकी बात हो रही है। जारी किया है शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो देखो 3 भाग होते हैं, बड़े राज्य, दूसरा होता है छोटे राज्य और तीसरा होता है यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो बात करें अगर बड़े राज्यों की तो सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है शीर्ष स्थान पे है, किस में? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2020-21 में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात आएगा। और बात अगर करोगे छोटे राज्यों की तो गोवा आएगा, और बात करोगे अगर यूटी की तो जम्मू कश्मीर आएगा। तो इस तरीके से तीनों एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, जम्मू कश्मीर है यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर। ठीक है, और आपको यहां से ये भी ध्यान आना चाहिए कि आपके वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। कौन है? मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया आपका स्वास्थ्य मंत्री होने चाहिए। बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शतरंज के खेल में भारत का 17वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? भैया हम पहुंच गए 17वें ग्रैंड मास्टर पे। कब पे? 17वें ग्रैंड मास्टर पे। शतरंज का ग्रैंड मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं। 2500 येलो पॉइंट चाहिए। कितने? 2500 येलो पॉइंट। 2500 येलो पॉइंट जिस दिन होंगे उस दिन आपको विश्व शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। आप सभी को पता है इस बात को। तो 17वां ग्रैंड मास्टर बना है भारत का कौन? हर्षित राजा, राजा ऋत्विक राजा, लियोन मेंडोका और अर्जुन कल्याण। तो देखेंगे सभी एक तरीके से आपके सामने आंसर ग्रैंड मास्टर्स के ही नाम लिखे हैं। बात कर लेते हैं हर्षित राजा की। या इसका पहले आंसर दे दूं तो आपके 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ऋत्विक राजा। इसके पहले आपके 69 ग्रैंड मास्टर थे आपके हर्षित राजा। उसके पहले आपके 68 ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण और आपके 67 ग्रैंड मास्टर थे लियोन मेंडोका। आपको बता दूं लियोन मेंडोका गोवा से आते हैं, अर्जुन कल्याण आपके तमिलनाडु से आते हैं, ऋतिक राजा आपके तेलंगाना से आते हैं और हर्षित राजा आपके पुणे से आते हैं, महाराष्ट्र। भारत में लगभग कुल 13 राज्य हैं। कितने? 13 राज्य हैं जहां से ग्रैंड मास्टर बनाए जाते हैं। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बना था
शतरंज का भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बना था विश्वनाथन आनंद 1988। विश्वनाथन आनंद 1988, है ना। ये सारी बात ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां से सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर हैं। और इसके अलावा दो नाम और याद रखने हैं आपको, डी गुकेश। डी गुकेश ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। और बात करेंगे अगर विश्व की, तो विश्व का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा विश्व का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर, और ये यूएसए के नागरिक हैं। कहाँ के? यूएसए के नागरिक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बाबू, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना? आपके सामने ऑप्शंस है, धर्मेंद्र प्रधान, श्रीधर श्रीवास्तव, कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, मनोज आहूजा। ठीक है, तो आपको बता दूं 2020 में लागू हुई थी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। उसके लिए उसके जो सिफारिश की थी समिति ने, उस समिति की सिफारिश की जो उस समिति के अध्यक्ष जो थे, जिस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, वो थे कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमीशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन को इस समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि वो विकसित करने की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए, ताकि उस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित कर सके, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन होना है ना। बात करें अगर यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की, तो वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हैं। बात करें अगर श्रीधर श्रीवास्तव की, तो श्रीधर श्रीवास्तव वर्तमान में आपके एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। और बात करें अगर मनोज आहूजा की, तो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो याद रखिएगा नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाली समिति का भी अध्यक्ष वही है, के कस्तूरीरंगन, और उसके संचालन की एक समिति के अध्यक्ष भी वही है, के कस्तूरीरंगन। बढ़ते हैं, विश्व के सबसे लंबे निर्माणाधीन हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 1750 किलोमीटर, 1170, 1339 और लास्ट है आपका 1380। तो आपको बता दूं सही आंसर है 1380। लास्ट ऑप्शन क्या आपका 1380 सही आंसर है। जैसे यहां लिखा है विश्व का सबसे लंबा निर्माणाधीन, क्या है? निर्माणाधीन है। तो मतलब पूरा कब होगा? तो पूरा होगा मार्च 2023 में। और ऐसा पहला है जहां पे ओवरपास बनाया गया भैया। क्या बनाया गया है? ओवरपास। किसके लिए? पशुओं के लिए। पशुओं के लिए ओवरपास की भी सुविधा उपलब्ध है। तो 1380 किलोमीटर की दूरी तय करेगा आपका विश्व का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे, जिस हाईवे जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, स्पेन। तो इज द राइट आंसर जी हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को हाल ही में वैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया है? वैध घोषित कर दिया। वहां पे एक सर्वे किया गया, लोगों से वोट लिए गए, तो 64.1% लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जिसके नाते इसको वैध घोषित कर दिया गया। तो आपको और कुछ नहीं जानना है, स्विट्जरलैंड में समलैंगिक विवाह वैध घोषित कर दिया गया है। ये इतना आंसर काफी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फूमियो किशिदा किस देश के नए मुख्यमंत्री बने? योगी शिदे सुगा का स्थान लिया इन्होंने, फूमियो किशिदा। और ये जापान के, जी हाँ, ये किसके? जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये 100वें प्रधानमंत्री हैं। कौन थे? 100वें प्रधानमंत्री हैं जापान के। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके साथ ही बता दूं, ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं और जापान के वर्तमान में 100वें प्रधानमंत्री हैं।
और इन्होंने योगी सीधे होगा सुगा का स्थान प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो उसे जानने से पहले जानना ही आवश्यक है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है। तो जारी करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसके द्वारा सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान आया है 46वां 2021। भारत का स्थान है 46वां, जो कि 2 स्थान घट गया, क्योंकि 2020 में था 48वां। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, वे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है समुद्र तटों की साफ सफाई को लेकर के एक अंतरराष्ट्रीय इको टैग है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय इको टैग है जो साफ सुथरे तट को प्रमाणित करता है ना। क्या होता है? साफ सुथरे तट को प्रमाणित करता है। आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोवलम, ईडन, ईडन शिवराजपुर, शिवराजपुर कोवलम, कोवलम शिवराजपुर। तो सही आंसर क्या है? कोवलम और ईडम। बता दूं कि कोवलम जो है आपका, कोवलम जो है आपका ये तमिलनाडु का तट है, और ईडन जो है आपका, ईडन जो है आपका ये पुदुचेरी का तट। ठीक है, तो ये जान रखना, ये तमिलनाडु है और ये पुदुचेरी, ये तमिलनाडु। इनको क्या दिया गया है? टैग दिया गया है किसका? अंतरराष्ट्रीय इको टैग है एक, जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। प्रमाण से दिया गया कि साफ सुथरा ट्राइबल, साफ सुथरा समुद्र तट है। क्या है? साफ सुथरा समुद्र तट है। अच्छा जी, भारत में भी एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है। क्या चल रही है? भारत में भी एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है इको लेबल बीच। क्या दिया गया है? इको लेबल बीच। इको लेबल बीच इन्वायरमेंट एंड एथेटिक्स, इन्वायरमेंट एंड एथेटिक्स, इको लेवल बीच इन्वायरमेंट एंड एथेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये भारत की पहल है जो भारत दे रहा है। ब्लू फ्लैग जो है एक अंतरराष्ट्रीय इको टैग है जो कि दिया जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोवलम और ईडन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो भैया जहां पर भारत दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है वो है हिमाचल प्रदेश का काज। क्या है? हिमाचल प्रदेश का काज। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है काजा में, जहां पे ये चेक किया गया 2 स्कूटी को चार्ज करके कि हाँ ये चार्ज हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार देखिए कि ईंधन के मामले में भारत बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। सॉरी, इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम अब काफी कुछ डिपेंडेंसी ये परंपरागत ईंधनों से अपना शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। एथेनॉल नीतियां आपके लिए सामने बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका सही आंसर जान गया। काजा हिमाचल प्रदेश में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंख बंद करके मारो, उड़ीसा। हॉकी और उड़ीसा फेवरेट राज्य है। उड़ीसा के द्वारा भारतीय हॉकी टीम की 10 साल की स्पॉन्सरशिप भी ली गई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जूनियर हॉकी टीम, जो जूनियर हॉकी विश्व कप होगा वो कहां होगा? उड़ीसा में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है? पिछले इस स्लाइड में बात की थी पीएम कुसुम योजना की। जी हां, पीएम कुसुम योजना की बात की थी और कहा था किस राज्य ने पहला सोलर पंप इंस्टॉल करवाया था, स्थापित करवाया था? आपने आंसर दिया था राजस्थान। तो आपको यहां पर भी आंसर राजस्थान ही देना है। राजस्थान इस क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहा है। पीएम कुसुम की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। तुरंत बताइए, मैं आपकी नहीं बताऊंगा, तुरंत कमेंट में बताइए पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है। तुरंत कमेंट करिए। देखिए यहां पे वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन पेपर से होके गुजरने वाले हैं। तो एकदम भी समय नहीं करना है, चीजों को रिवाइज करते रहना है, प्रयास करते रहना है कि मरुस्थल से जल निकाला जाए, सिलेक्शन लिया जाए और लिया जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से। पीएम कुसुम का नाम फुल फॉर्म आपको तुरंत कमेंट में करना है। कमेंट सभी कमेंट करेंगे तो राजस्थान इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? लीक हो गया पेपर। भैया यहां पेपर लीक हो गया, ये आने वाला क्वेश्चन है, लीक कर दिया मैंने यहां पर पेपर, है ना। आंसर है अविक सरकार। आंसर भी बता दिया, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अविक सरकार को दोबारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सुर्खियों में रहा गुलाब। क्या? गुलाब फूल की बात नहीं हो रही है, ये बहुत भयानक गुलाब है, बहुत तबाही मचाया वाला है। तो इस गुलाब की बात करेंगे। सुर्खियों में रहा गुलाब क्या है? एक उपग्रह का नाम है, चक्रवाती तूफान है, सांप की एक प्रजाति है, एक प्रकार का इत्र है। तो गुलाब इत्र तो है, लेकिन ये वाला गुलाब क्या है? ये वाला गुलाब एक चक्रवाती तूफान है। क्या है? एक चक्रवाती तूफान है जिसका नामकरण कुछ इस प्रकार हुआ था, गुलधन आब, जो गुलाब बन गया और पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। बाद में एक और चक्रवात आता है जिसका नाम है शाहीन। क्या है? शाहीन। और शाहीन जो है शाही सफेद बाज है ना, शाही सफेद बाज की तरह होता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे। और इसका जो नामकरण हुआ वो कतर के द्वारा किया गया। ये वही कतर है जहां पर होना है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेंस यही दोहा के खतर में ही होना है। बढ़ते हैं बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर। किस एशियाई देश ने सेंट्रल बैंक के सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया? भारत, चीन, जापान, नेपाल। आंख बंद करके मारो। चाइना के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, है ना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सभी प्रकार के लेनदेन, जी हां, सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है। किसने? चाइना ने। इसके पहले यह सुंदर कार्य कौन किया था? तुर्की किया था। और अल सल्वाडोर राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया था। अल सल्वाडोर क्रिप्टो कॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। समय ही की तो कमी है दोस्तों, इतना पढ़ना है कि एक नैनो सेकंड का उपयोग कर डालिए, एक नैनो सेकंड का उपयोग कर डालिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? 76वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना? तो बात कर लेगा 74वें सत्र की, तो याद आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। बात अगर 75वें सत्र की कर लें तो याद आएगा वोल्कन वोजनीर। और बात यहां पे 76वें सत्र की हो रही है तो निश्चित रूप से आपको आंसर मिलना चाहिए अब्दुल्ला शाहिद।
क्या है? अब्दुल्ला साहिद इज द राइट आंसर। जी हाँ, 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला साहिद ने की थी। 75वें की थी वोल जनरल वुर्जगीर, और 74वें की थी हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पहुंचते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। जी हाँ, आज के अंतिम प्रश्न में पहुंचते हैं। हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो मीठा खीरा भैया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट क्या था? बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही मीठा था, जिस नाते से जीआई टैग दिया गया। ये आता है नागालैंड से। बात करते हैं जीआई टैग की, तो भारत में जीआई टैग 1998, भारत में जीआई टैग एक्ट 1998 के तहत दिया जाता है, या 10 वर्षों के लिए मान होता है, या 10 वर्षों के लिए मान होता है। 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था। बात अगर केरल की करोगे, बात अगर मिजोरम की करोगे, बात अगर असम की करोगे, सभी जगह कुछ ना कुछ जीआई टैग मिलते रहेंगे। वर्तमान में लगभग भारत में 425 से 430 के लगभग जीआई टैग दिए जा चुके हैं। प्रत्येक जीआई टैग उस क्षेत्र के भौगोलिक संकेतक के रूप में कार्य करता है, उस क्षेत्र के उस उत्पाद की प्रसिद्धि की बात करता है। और आज आपके लिए अंतिम क्वेश्चन, इसका कमेंट में आप आंसर देंगे। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं क्यों बात करूंगा? मैं इसके बारे में इस नाते बात करूंगा कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। यह आप सामने ऑप्शन है 27, 28, 29, 30। इसका आंसर आप देंगे। मैं एक अलग फैक्ट बताऊंगा आपको। वो फैक्ट ये है कि 2030 तक कुत्तों के द्वारा होने वाले रेबीज को उन्मूलन का लक्ष्य है। 2020 तक कुत्तों से होने वाले उन्मूलन का लक्ष्य है। और फैक्ट्स नॉट फियर इस वर्ष का थीम था। आपको कमेंट में ऐसा बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहना है, नजरें गड़ाए रखनी है, और मरुस्थल से पानी निकालना है। मैं लास्ट में फिर कह रहा हूं, यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। एक सार्थक प्रयास आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।